हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट ए का पीवाईक्यू। सब्जेक्टिव वाले पीवाईक्यूज हम लोग करेंगे। हम लोगों ने पार्ट बी के कर लिए हैं, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट कैन बी इंक्लूडेड इन ऑर्गेनाइजेशन स्किल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब देखो, एक एंटरप्रेन्योरशिप में क्या, एक बंदे में, एंटरप्रेन्योर में ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, एक बिजनेस करने के लिए। तो देखो, एंटरप्रेन्योर्स को कुछ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है ताकि वो सक्सीड हो पाए। जैसे कि होती है टाइम मैनेजमेंट, यानी उसको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि जो भी काम वहाँ पर एक्टिविटी चल रही है कि वो इंश्योर करता है कि वो जो डेडलाइन दी है उसी डेडलाइन पे वो एक्टिविटी पूरी हो जाए, यानी प्रोडक्ट टाइम पर मिल जाए और जो भी एक्टिविटीज़ है उनको टाइम पे करवाना। तो ये टाइम मैनेजमेंट उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें डिले चल रही हैं। गोल सेटिंग, तो देखो दूसरा ये होता है कि उसमें उसको गोल सेट करना आने चाहिए, यानी ऐसा गोल रखे वो जो जिसको अचीव भी कर पाए। ऐसा नहीं है कि ऐसा गोल रख दिया जो अचीव ही ना कर पाए। तो एक गोल सेटिंग में भी इनका बहुत बड़ा गोल सेटिंग एक बहुत बड़ी स्किल होती है जो एक हर एक बंदे में, अगर वो एंटरप्रेन्योर है तो उसमें होनी चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटाइजेशन, तो देखो प्रायोरिटाइजेशन उस बंदे को पता होना चाहिए कि कौन से टास्क ज़्यादा एसेंशियल है, किस पे फोकस करना है, यानी उसको उसकी प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन से वाला टास्क ज़्यादा बेटर मतलब ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर आता है प्लानिंग। तो देखो, प्लानिंग अपने को करनी पड़, एक एंटरप्रेन्योर का सबसे पहले स्टेज होता है कि उसको प्लानिंग करनी पड़ती है। तो जिसमें वो क्या करता है, स्ट्रेटेजीज बनाता है ना, जितने भी इश्यूज फ्यूचर में आएंगे उनको प्रिडिक्ट करता है ना। तो प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये वाली क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। फिर आता है रिसोर्स मैनेजमेंट। तो देखो, रिसोर्स मैनेजमेंट ये वाली स्किल होनी चाहिए कि कम रिसोर्सेज में वो ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड कर पाए विदाउट एनी वेस्टेज, ठीक है। तो इफ़िशेंटली यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज हो, है ना, ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर पाए, तो इफ़िशेंटली यूज़ हो। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, अब देखो इंफॉर्मेशन भी रखनी पड़ती है ना। तो पूरा रिकॉर्ड्स जितने भी हैं, रिकॉर्ड्स उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं ताकि इंफॉर्मेशन एक जगह गैदर रहे। अगर इधर उधर लिख रहे हो तो वो तो कोई फिर इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं पाएगी ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। तो इसका भी एक मैनेजमेंट होना चाहिए उसके में। रहता है डेलीगेशन, यानी उस बंदे को दूसरों को ना टास्क देना आना चाहिए कि किसको कितना टास्क देना है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल वगैरह, ठीक है, क्वालिटीज, है ना। इफेक्टिवली वो कैसे मतलब लोगों को टास्क असाइन करता है, ठीक है। फिर आता है फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और एक फिजिकल वर्क प्लेस होनी चाहिए जहाँ पर वो उसका ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, ठीक है। तो यही सारे थे जो एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाते हैं, सक्सीड करने में हेल्प करते हैं और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर आता है सेकेंड, राइट स्टेप्स टू सेव कैल्क डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्म, ठीक है। तो देखो, शॉर्टकट वाली पहले हम लोग देख लेते हैं। क्विक मेथड है जिसमें आप लोग कैल्क फाइल खोलोगे, ठीक है, वहाँ पर एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ का ऑप्शन होगा, आइकन होगा, उसमें क्लिक करना, ठीक है। फिर चूज कर लेना सेव लोकेशन एंड फाइल नेम्स, लोकेशन आपकी चूज कर लेना और फाइल नेम जो आपको डालना है वो कर देना और सेव कर देना। तो यहाँ पर आपकी सेव हो जाती है। फिर जो डिटेल मेथड होती है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें अपन लोग कैल्क फाइल खोलेंगे, ठीक है। फिर आप गो टू फाइल पे जाओगे, ठीक है। फिर वहाँ पर एक्सपोर्ट एज लिखा होगा, फिर उस पर क्लिक करोगे। फिर एक्सपोर्ट एज के बाद एक्सपोर्ट एज पीडीएफ आएगा, तो उस पर क्लिक करना, ठीक है। फिर आपकी जो पीडीएफ है उसको एडजस्ट करोगे डायलॉग बॉक्स में, जैसे उसकी पेज रेंज क्या है, इमेजेस जो जो लग रही है, सिक्योरिटी उसमें देखनी पड़ती है, तो उसको एडजस्ट करोगे, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना और वहाँ पर आएगा फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर लोकेशन और फाइल नेम का आएगा, तो चूज से लोकेशन को सेव करना और फाइल नेम भी डाल देना। फिर आ जाएगा, फिर सेव पे क्लिक कर देना, तो आपका ये वाला चीज़ डन हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है नेम एनी टू ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन लॉन्च ऑफ ग्रीन जॉब इनिशिएटिव। अब दो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने जो इन्वॉल्व थी ग्रीन जॉब इनिशिएटिव लेने में, है ना।
तो यूएनपी, तो देखो यूएनपी मैंने आपको बता रखा है एमसीक्यू में भी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है, जो कि ठीक है ये क्या करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, ठीक है, और ग्रीन इकोनॉमी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा ILO, जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये वर्कर्स पे डिसेंट वर्क, हमारे जो वर्कर्स हैं उन पे फोकस करता है, ठीक है, और ग्रीन इकोनॉमी बनाने में ट्राई करता है उसको, ठीक है। फिर आता है वाई इज एक्टिव लिसनिंग इम्पॉर्टेंट एट द वर्क प्लेस। आप किसी वर्क प्लेस में हो तो आपको एक एक्टिव लिसनर होना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखो, एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है वर्क प्लेस में, और कहीं पे भी, ज़रूरी नहीं वर्क प्लेस में भी, दूसरी जगह पे एक एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। तो देखो पहला क्या करेगा ये, इम्प्रूव कम्युनिकेशन। देखो आप अगर एक दूसरे को ढंग से सुन रहे हो ना, तो ये क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ढंग से सुनोगे तो, है ना, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे एक दूसरे को। फिर आता है इनहांस कोलैबोरेशन, ठीक है। तो देखो अब इससे इससे क्या होगा, अब आप एक दूसरे की सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो इससे क्या होगा, टीम वर्क, एक टीम वर्क आता है, ठीक है, रिस्पेक्ट आती है एक दूसरे के लिए, ठीक है। और ये क्या करेगा, एक रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। इससे क्या होता है ना, जब आप एक दूसरे की सुन रहे होते हो और शेयरिंग वगैरह सब चीज़ें होती है, फिर तो क्या होता है, ट्रस्ट एक बिल्डअप हो जाता है एक इंसान में, ठीक है। और क्या होगा, कन्फ्लिक्ट भी नहीं होंगे, एक दूसरे का अगर सुन रहे हो सारी चीज़ें, है ना, अगर नहीं सुन रहे होते तो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि ये कन्फ्लिक्ट भी नहीं होते हैं, और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है ना, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और आपकी जो इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, तो अब आप क्या करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी जो चीज़ें हैं, जैसे अब आप वर्क प्लेस पे हो, है ना, तो आप कस्टमर की भी सुन रहे हो, है ना, कस्टमर की भी सुन रहे हो उसकी, तो वो आपको, अब आप उससे बेटर इंटरेक्शन कर रहे हो, है ना, तो जो सामने वाला भी कस्टमर, सामने वाली जो पार्टी है, वो भी अपनी जो प्रॉब्लम है वो आपको बताएगी। तो ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा एक अच्छा रहता है कि कि वर्क प्लेस पे कि हम लोग जो भी प्रॉब्लम हमारे उससे, मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रही है, फिर उस पर हम लोग काम कर पाए, है ना, तो इससे फीडबैक भी पता चलते हैं कस्टमर्स के, और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज़ें भी हम लोग करते हैं इसमें, क्योंकि वो हमसे प्रॉब्लम से शेयर करते हैं, है ना, और फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। फिर आता है इन्हांस कस्टमर सर्विस, ठीक है, ये कस्टमर सर्विस भी इन्हांस करता है, ठीक है। अगर आप कस्टमर से अच्छे से बात कर रहे हो, उनकी बातें भी सुन रहे हो, तो कस्टमर को क्या लगेगा कि नहीं यार, सामने वाला बंदा हमको वैल्यू तो कर रहा है, ठीक है, तो ये और कस्टमर इंटरेक्ट करते हैं अगर हम लोग ऐसे करते हैं, एक एक्टिव लिसनर है तो, ठीक है। फिर आता है एड्स लर्निंग। तो देखो एड्स लर्निंग का बेटा मतलब ये होता है कि कुछ मेथड्स, कुछ टूल्स, कुछ स्ट्रेटजीज जो कि यूज्ड की जाती है, मतलब जो एक यूज़ करता है एक इंडिविजुअल टू फेस चैलेंजेस एंड गैदर द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये उस चीज़ के लिए आता है। तो ये एक्टिव लिसनिंग के हम लोगों ने देख लिए हैं। फिर आता है व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन, और उसके दो बेनिफिट्स। तो सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, देखो, तो सेल्फ मोटिवेशन वो मोटिवेशन होता है जो खुद से आता है, यानी हम लोग कोई ऐसा मोटिवेशन के लिए कोई वीडियो नहीं देख रहे होते, है ना, कोई हम लोगों को दूसरा पर्सन मोटिवेशन नहीं दे रहा होता, है ना, ये वो मोटिवेशन है जो हमको अंदर से आता है, ठीक है, खुद से आता है, ठीक है। खुद से एक अर्ज होती है, डिज़ायर होती है कुछ चीज़ करने की, ठीक है। तो ये जो अंदर से मोटिवेशन आता है ना, इसको हम लोग इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी बोलते हैं। हम लोगों ने मोटिवेशन के दो टाइप पढ़े, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, है ना। जब पीपल अंदर से मोटिवेट होते हैं टू डू समथिंग, है ना, फॉर देयर सेटिस्फेक्शन, यहाँ पर लोग सेटिस्फेक्शन के लिए चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो दो टाइप्स होते हैं, एक इंट्रिंसिक है, एक एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक वो होता है जो अंदर से आता है, ठीक है, मोटिवेशन के अंदर से लगता है कि नहीं ये इम्पॉर्टेंट है हमको सीखना या लर्न करना, तो ये वो वाला मोटिवेशन होता है, ठीक है। अब इसके दो बेनिफिट्स बता दो, जैसे हम लोगों ने तो यहाँ पे बहुत सारे देख रखे हैं, तो देखो इसमें से आप कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, इससे हमको सबसे पहला तो यही है कि भाई एक ग्रेटर सेटिस्फेक्शन मिलता है हमको,
ठीक है। अब हमको अंदर से ही अर्ज है, डिज़ायर है कि हम लोग कुछ करें, तो ये क्या करेगा, हमारा परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करेगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, है ना, हमारी क्रिएटिवनेस और इनोवेशंस को भी बढ़ाएगा, है ना, और क्या करेगा कि हमारी ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो यही सारे बेनिफिट्स थे इसके। अब आता है हमारा 6th क्वेश्चन है कि राइट एनी 2 एक्शंस बाय एंटरप्रेन्योर विच आर मोस्ट लाइकली टू कंट्रीब्यूट अ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो देखो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या होता है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी प्रोसेस है जो कि जब ना जो कि क्या बोल सकते हैं हम लोग कि न्यू टेक्नोलॉजीज़, है ना, ये न्यू इनोवेशंस जो आते हैं जो कि रिप्लेस कर देते हैं हमारे आउटडेटेड इंडस्ट्रीज़ को, है ना, जो हमारी दूसरी जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो पुरानी इंडस्ट्रीज़ में जो हम लोग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जो सारी चीज़ें हैं उसको रिप्लेस करती है। यानी न्यू इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज़ जब हमारी आउटडेटेड इंडस्ट्रीज़ को, टेक्नोलॉजीज़ को रिप्लेस कर देती है ना, तो इसको हम लोग क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या है, 2 ऐसे एक्शन होंगे जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो देखो सबसे पहला है इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट। अगर आप नई टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट बनाओगे ना, तो जो हम लोग जो हमारी जो एग्जिस्टिंग, हम जिस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं ना, तो वो एब्सोल्यूट हो जाएगी, यानी फिर वो उसका हमको कोई यूज़ ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब मार्केट में तो सब न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, है ना, आउटडेटेड वाली फिर वो आउटडेटेड हो जाएगी, है ना, वो पुरानी हो जाएगी। तो फिर उसको तो क्या होगा कि वो हमारी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी उसको न्यू टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देगी। ठीक है, फिर आता है डेवलपिंग डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल। यानी डेवलपिंग डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल का मतलब ये होता है कि न्यू बिजनेस टेक्निक्स यूज़ करना, है ना, न्यू चीज़ें, मतलब न्यू इनोवेशंस हमारे बिजनेस में लाना, कुछ न्यू तरीके से बिजनेस करना, है ना। तो वो क्या करेगा, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जैसे ऊबर आया मार्केट में, ठीक है, ऊबर आया, उसने पूरा मार्केट ही चेंज कर दिया ना। मतलब जो हमारे जो टैक्सी इंडस्ट्री थी उनको कितना ज़्यादा वो करना पड़ा, मतलब टैक्सी इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन में गई, है ना, तो लोग ज़्यादातर ऊबर लेना लग गए, है ना, ऊबर को चलाने लग गए। तो ये होता है कि मार्केट में कुछ चेंज, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी लाओ जो मार्केट में चेंज कर दे, है ना, जो ओल्डर मेथड्स है वो हटा दो, है ना, यानी नए टेक्नोलॉजीज जो आएंगी, जो हमारे जो ओल्डर मेथड्स हैं, ओल्ड मेथड्स हैं, आउटडेट इंडस्ट्रीज हैं, आउटडेट मेथड्स हैं, वो उसको रिप्लेस कर देती हैं ये। ठीक है, तो यही था इसमें। फिर आता है राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज। तो देखो कुछ 2 बेनिफिट बताओ एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज के। तो देखो एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज होता क्या है, तो एक वो ऐसी स्किल है, ऐसा नॉलेज है जो, और ऐसा एटीट्यूड है जो हमारे एटीट्यूड को यानी एक लाने में हेल्प करता है ना, टू सक्सेसफुली स्टार्ट एंड मैनेज अ बिजनेस। ठीक है, ये क्या करेगा, मतलब पूरी प्लानिंग उसकी बताएगा, पूरा प्रोसीजर बताएगा कि इस एटीट्यूड को आप कैसे अचीव कर सकते हो, है ना, ये स्किल को आप कैसे अचीव कर सकते हो। तो ये हेल्प करता है, हमारी जो एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज होती है ना, तो ये हमको हेल्प करती हैं टू सक्सेसफुली स्टार्ट एंड मैनेज अ बिजनेस। ठीक है, तो इसके क्या हम लोग को क्या बोल जाए, क्या बेनिफिट्स है। तो देखो अब क्या होगा इससे, हायर बिजनेस सक्सेस। ठीक है, अब हम लोग अगर अच्छे से मैनेज करेंगे, है ना, अच्छे से सक्सेसफुली स्टार्ट करेंगे और मैनेज करेंगे, स्किल्स डेवलप करेंगे, एटीट्यूड डेवलप करेंगे, तो क्या होगा, हायर बिजनेस, हमको सक्सेस भी मिलेगी, है ना। अब जैसे स्किल्स, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया, तो ये अगर हम लोग कर रहे हैं ना, तो ये हमारा जो बिजनेस है वो अच्छे से मैनेज होगा, और मैनेजमेंट अच्छा होगा तो बिजनेस की भी ग्रोथ होगी। ठीक है, फिर आता है पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ हमारी। अब देखो आप लोग स्किल्स डेवलप करोगे अपने अंदर, है ना, एटीट्यूड डेवलप करोगे अपने अंदर, नॉलेज लाओगे, तो ये क्या होगा, आपके पर्सनली भी आपकी डेवलप होता जाएगा स्किल, है ना, पर्सनली भी आप लोग डेवलप होते जाओगे और आप प्रोफेशनली भी डेवलप होते जाओगे, राइट। तो इसके ये, तो आप क्या करो, आपको फिर क्या मिलेगा, करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग जाएंगी। ठीक है, तो आपको पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा, है ना, और प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो जाएगी आपकी, है ना। फिर आता है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन जॉब्स। तो देखो ग्रीन जॉब्स क्या है, ये ऐसी जॉब्स हैं जो ये ऐसे पीपल्स हैं जो कि प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, और ट्राई करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट कम हार्म हो, ज़्यादा हार्म ना
हो, ठीक है। और इसमें क्या क्या, इसमें बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं, जैसे वाटर कंजर्वेशन, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, इन सब में ग्रीन जॉब्स में वो काम होता है, ठीक है। फिर आता है व्हाट इज इको टूरिज्म। तो देखो टूरिज्म तो हमने सुना है ना, लेकिन इको टूरिज्म क्या है? तो देखो इको टूरिज्म वो है देखो इको टूरिज्म में क्या होगा, यानी टूरिज्म में ग्रीन जॉब्स है ना, इको फ्रेंडली ग्रीन जॉब्स क्या काम करती है वो हम लोग देखेंगे। तो देखो ये लोग क्या करते हैं, जो भी विजिटर्स हैं जो हमारे देश में आते हैं, जो फॉरेनर्स आते हैं और जो भी दूसरे लोग आते हैं हमारे हमारे देश में विजिट करने, है ना, घूमने, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उनको बताते हैं कि उनको अवेयर करते हैं कि क्यों हमको वेस्ट कम करना चाहिए, पॉल्यूशन कम करना चाहिए, और क्या करते हैं, एक नेचुरल इन्वायरमेंट उनको बताते हैं कि कैसे डेवलप करना चाहिए, है ना। तो ये उनको अवेयर करते हैं, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कितना हम तो कैसे हम लोगों को सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, है ना। तो जो विजिटर्स है जो विजिट कर रहे हैं ना, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि वो लोग अच्छा फील करेंगे कि यार ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लेस है, ठीक है, जहाँ पर हम लोगों ने विजिट किया, ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लेस है, तो वो लोग और आना पसंद हमारे इसमें करते हैं, और पीपल अवेयर भी हो जाएंगे, है ना, उससे कि कैसे हम लोग इन्वायरमेंट को अच्छा इको फ्रेंडली बना सकते हैं। तो ये वो गाइडलाइंस, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये वो गाइडलाइंस है जो कि एक इको टूरिज्म में एक ग्रीन जॉब करने वाला व्यक्ति विजिटर्स को देता है, ठीक है। फिर आता है राइट एनी टू फियर सीन इन एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर में क्या दो ऐसे फियर्स होते हैं, क्या ऐसे डर होते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में दिखते हैं। तो सबसे पहला है तो फियर ऑफ फेलियर। देखो एंटरप्रेन्योर अगर आप कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो बहुत रिस्क लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रिस्क वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है ना। तो जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको डर लगता है कि उनका ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, उनका ये स्टार्टअप चलेगा या नहीं चलेगा, है ना, उनको फाइनेंशियल लॉस तो नहीं हो जाएगा ज़्यादा। तो ऐसे बहुत सारे फियर्स होते हैं, फियर्स ऑफ फेलर्स, यानी और उनका कुछ बंद ना हो जाए बिजनेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आ जाए, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इनको इन सब चीज़ों का डर रहता है। तो ये क्या क्रिएट कर देता है, उनके अंदर हेजिटेशन क्रिएट कर देता है। फिर आता है फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी देखो, फ्यूचर तो हम लोग कोई कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इनको डर रहता है कि आगे बिजनेस में कुछ ऐसी चीज़ें ना आ जाए जिससे बिजनेस बंद हो जाए, है ना, अनप्रिडिक्टेबल कुछ ऐसी चीज़ें ना आ जाए, है ना, जो हमारे बिजनेस को ख़राब कर दें, है ना, कुछ फ्यूचर चैलेंजेस जो आ जाते हैं, कुछ फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, है ना। तो ये क्योंकि इन्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, मार्केट में कुछ भी कहीं कभी भी आ जाता है ना, कोई सा भी चीज़ें मतलब कोई सी भी बोल सकते कोई सी भी कंपनी आ जाती है, कोई सी भी बोल सकते कोई सा भी दूसरा बिजनेस एंटर हो जाता है, जिससे जो हमारा करंट बिजनेस है उस पर इफेक्ट पड़ता है ना। तो बिजनेस क्या पता हम लोग जिस चीज़ का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं वही चीज़ का मतलब जो प्राइस है वो कम हो जाए, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं जो कि हमारे बिजनेस एक एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़्यादा डर रहता है इन चीज़ों का, ठीक है। 11 व्हाट आर द की ड्राइवर्स ऑफ ग्रीन जॉब। तो देखो इसमें ये बोला है कि ऐसे क्या फैक्टर्स होंगे, फोर्सेस होंगी जो कि ग्रीन जॉब को प्रमोट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो देखो पहला आता है कि वी सी अर्थ प्रॉब्लम। तो देखो हम लोग हमारी अर्थ प्रॉब्लम देख रहे हैं, कितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, ये हमारे लिए कितना ज़्यादा बैड है। तो उसको फिक्स करने के लिए पीपल प्रिफर टू डू ग्रीन जॉब्स, ठीक है। फिर आता है गवर्नमेंट मेक रूल्स। तो देखो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट जो है उन्होंने कंपनीज को पुश किया ताकि वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाए, है ना, क्रिएटिंग ग्रीन वर्क, तो उससे हमारा ग्रीन जॉब्स का प्रमोशन हुआ। न्यू टेक हेल्प। तो देखो जैसे सोलर पावर हो गया, इलेक्ट्रिक कार्स हो गई, है ना, बनाई गई इलेक्ट्रिक कार्स बना गई, सोलर पावर बनाया गया, तो ये कार नीड पीपल टू बिल्ड, है ना। तो ये क्या हुआ, इससे प्रमोशन हुआ, तो पीपल ज़्यादातर क्या खरीदने लग गए, ये इलेक्ट्रिक कार्स खरीदने लग गए रेदर देन पेट्रोल वाली कार्स वगैरह, है ना। जो इलेक्ट्रिक हमारी जो गाड़ियाँ आ गई हैं जैसे ओला वगैरह, तो ये खरीदने लग गए, है ना, ताकि उनका जो
अपना जो इन्वायरमेंट है वो भी प्रोटेक्ट रहे, तो ये भी एक ग्रीन जॉब, ग्रीन वर्क को भी प्रमोट करते हैं। फिर आता है पीपल वांट ग्रीन स्टफ, ठीक है, यानी एक सेकेंड, पीपल वांट ग्रीन स्टफ, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर हम लोग ग्रीन इको मतलब जो अगर हम लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है ना वो अगर हम लोग बाय करेंगे, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स अगर हम लोग बाय करेंगे तो कंपनियां और ज़्यादा प्रोडक्ट्स और ज़्यादा और ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगी, ग्रीन स्टफ्स और बनाएंगी, तो कंपनीज को क्या और ज़्यादा वर्कर्स लगेंगे ग्रीन स्टफ बनाने के लिए, तो ये भी ग्रीन जॉब्स को बढ़ा देगा, है ना, और बहुत सारे पीपल हो जाएंगे जो ग्रीन जॉब्स कर रहे होंगे, है ना। फिर आता है वी बिल्ड बेटर थिंग्स, तो देखो तो इसमें क्या होता है, तो देखो यहाँ पर बेटर थिंग्स का, वी बिल्ड बेटर थिंग्स का मतलब ये है बेटर थिंग्स यानी नए नए इनोवेशंस लाना, जैसे कि हम लोग ग्रीन बिल्डिंग लाए, ट्रांसपोर्ट में जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल लाए, है ना, तो इनोवेशंस ही है ना। तो इनोवेशंस लाने के लिए कौन से लोग हमको रिक्वायर्ड होते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले लोग, डिज़ाइनिंग वाले लोग, और इंजीनियर्स लगते हैं हमको, और भी बहुत सारी फील्ड्स के लोग लगते हैं। तो वी बिल्ड बेटर थिंग्स यानी हम साथ में मिलकर, तो इन सब लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम साथ में मिलकर क्यों ना ग्रीन जॉब्स करें, है कि नहीं। तो जैसे जैसे साथ में मिलकर ग्रीन बिल्डिंग की, तो ये क्या करेगा, एक डेवलप करेगा सस्टेनेबल इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। फिर आता है कंट्रीज वर्क टुगेदर, अगर कंट्रीज भी वर्क करेंगी टुगेदर तो एक ग्लोबल एग्रीमेंट बन जाएगा, और इसकी वजह से बहुत सारे, अब सुनो, अब जब कंट्रीज साथ में मिलकर वर्क करेंगी तो कितनी ज़्यादा ग्रीन जॉब्स क्रिएट होगी, और जितनी ज़्यादा ग्रीन जॉब्स क्रिएट होगी उतना ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है, उतने ज़्यादा इनोवेशंस आएंगे, उतने ज़्यादा पीपल प्रिफर करेंगे कि वो ग्रीन जॉब्स में इन्वॉल्व हों और उसको यूज़ भी करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्या ऐसे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं एंटरप्रेन्योर के, ठीक है। तो देखो एंटरप्रेन्योरशिप में, है ना, तो देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो देखो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जो कि हम लोग अर्न करने के लिए करते हैं, है ना, इसमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। और इसका क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे पहले तो, और है ना, ये इसलिए की जाती है ताकि हम लोग एक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बना पाएँ, ठीक है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, इसमें हम लोग हमारी आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटी, है ना, और सेल करते हैं प्रोडक्ट ताकि हम लोग प्रॉफिट कमा पाएँ, है ना। और बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, इसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये किससे डील करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसका मतलब होता है रिसोर्सेज का इतने अच्छे से यूज़ करना कि मिनिमम रिसोर्सेज में हम लोग ज़्यादा आउटपुट दे पाएँ, कम वेस्ट कर हम लोग ज़्यादा आउटपुट दे पाएँ, कम रिसोर्सेज से ज़्यादा आउटपुट दे पाएँ, ठीक है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। और इसमें क्या इन्वॉल्व होगा कि एंटरप्रेन्योर रिस्क भी लेता है ना, एक एंटरप्रेन्योर में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिस्क ले पाए, है ना। तो हमारा 13 क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब एनी 2 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो देखो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो बहुत सारे टाइप के, जैसे नार्सिसिस्टिक हो गया, पैरानॉइड हो गया, डिपेंडेंट हो गया, अवॉइडेंट हो गया, एंटी सोशल हो गया, सिजॉइड हो गया, एंड मैनी मोर्स, ठीक है। तो आपको इसमें से सिर्फ 2 बताने हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया यहाँ पे पैरानॉइड। तो देखो पैरानॉइड वाले ऐसे लोग होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं और ये ऐसा बिलीव करते हैं कि जो दूसरे लोग हैं इसको लाइक नहीं करते, इन लोगों को लाइक नहीं करते, ये लोग ऐसा समझते हैं कि सब इनके दुश्मन ही है ना, इनको कोई पसंद नहीं करता, इन लोगों को ऐसा लगता है, और ये कभी कभी अपने आप को हार्म करने का भी ट्राई करते हैं। फिर आता है एंटी सोशल। तो देखो एंटी सोशल वाले लोग कैसे होते हैं, ये लोग ना बहुत ज़्यादा झूठे होते हैं, चोरी करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, है ना, और बोल सकते हैं हम लोग कि ये लोग एडिक्टेड भी होते हैं अल्कोहल से, ड्रग्स से, है ना, ये सारी चीज़ों से एडिक्टेड होते हैं। और ये लोग ना अगर ये कभी भी अपने मिस्टेक से कभी भी सीखते नहीं है और कभी भी गिल्टी फील नहीं होता, अगर इन लोगों ने किसी के साथ बुरा किया है तो इनको उस चीज़ का कोई भी गिल्ट नहीं रहता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा एंटी सोशल। फिर आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन, ठीक है। तो देखो क्या डिफरेंस है, तो देखो
फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन हमारी फिजिकल नीड्स के लिए होता है ना, ताकि हम लोग हमारा हंगर, थर्स्ट, इन सबको सेटिस्फाई करें। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपको भूख लगी है, ठीक है, तो आपको भूख लगी है तो आप खाना खाओगे, आपको प्यास लगी है तो आप पानी पियोगे। तो ये क्या है, ये फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन है ना, कि ताकि आप आपके अपने आप को सेटिस्फाई कर पाओ। आप खाना खा के अपनी भूख को मार देते हो, है ना, अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हो, पानी पी के आप सेटिस्फाई हो जाते हो, है ना। तो फिजियोलॉजिकल पूरा किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन फिजिकल नीड्स, फिजिकल नीड्स पे बेस्ड होता है, टू टू सेटिस्फाई हंगर, थर्स्ट और ये सारी चीज़ें जो भी हमारी बॉडी को नीडेड है। जैसे स्लीप हो गया, अगर हमको नींद आ रही तो हम लोग सो जाते हैं, है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी को नीडेड होती हैं, तो इसमें वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फिर आता है साइकोलॉजिकल मोटिवेशन। तो देखो साइकोलॉजिकल तो आपको पता ही है ना, कि ये वो है कि ये आपका पूरा किससे रिलेटेड होता है, मतलब ये पूरा किसके बारे में होता है, आपकी मेंटल स्टेट के बारे में और आपकी इमोशनल स्टेट के बारे में होता है। यानी आपकी जो आप मेंटली कैसे सोच रहे हो, है ना, जो हमको अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वो कह रहे हैं, आपके एग्जांपल देखें कि आप लोग आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, आप स्टडी हार्ड कर रहे हो ना, हार्ड स्टडी कर रहे हो, ताकि क्यों कर रहे हो, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला पाओ, अच्छा स्कोर कर पाओ और अपने पेरेंट्स को प्राउड कर पाओ। तो ये क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन है जो एक बंदे के अंदर आता है बाय देयर थॉट्स, फीलिंग्स, है ना, और कुछ अचीव करने के लिए अंदर से जो आता है एक बंदे को, ठीक है। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल मोटिवेशन हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। फिर आता है हमारा 15, वी हियर अ लॉट अबाउट, हम लोगों ने बहुत बार सुना है स्टार्टअप्स के, कितने ज़्यादा स्टार्टअप्स अपने देश में कितने ज़्यादा स्टार्टअप्स आ गए हैं, है ना। तो कुछ मेन फीचर्स बता दो भैया स्टार्टअप्स के। तो देखो सबसे पहले तो समझते हैं स्टार्टअप क्या है। तो देखो स्टार्टअप कंपनी वो एक इनिशियल फर्स्ट स्टेज होता है ऑपरेशन का, जो बोल सकते हैं कि जो इनिशियल अपना बिजनेस चालू करते हैं ना, तो उसी को स्टार्टअप बोलते हैं। जो न्यू न्यू आइडियाज़ और न्यू न्यू टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, है ना, और कुछ नया बनाते हैं, जो पीपल चाहते हैं कुछ नया बनाएं, है ना। तो ये वो बनाते हैं, ये नए नए इनोवेशंस के साथ आते हैं स्टार्टअप्स, है ना। और ये फर्स्ट स्टेज होता है उनके ऑपरेशंस का, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझे तो कितने सारे स्टार्टअप बन गए हैं, हैव स्टार्टेड, कितने सारे स्टार्टअप ने स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ठीक है। तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी एक नया ही स्टार्टअप है ना, पहले तो ये कभी नहीं था कि भैया घर बैठे बैठे आपको खाना मिल जाएगा। तो ये नया इनोवेशन आया था ना, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं, जो इनिशियल स्टेज पे आकर बहुत सारी नई नई चीज़ें लाते हैं। तो यही हमारे स्टार्टअप्स है, और स्टार्टअप्स मिनिमम इन्वेस्टमेंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यही सब हमने स्टार्टअप्स के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिख सकते हो। आजकल की जनरेशन में आपको सबको पता है स्टार्टअप्स क्या होते हैं, कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है, और स्टार्टअप्स कितना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमको हेल्प करते हैं गेन करने में, ठीक है। फिर आता है 16, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग को क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे। तो देखो एक तो आता है इंटरनल फैक्टर और दूसरा आता है एक्सटर्नल फैक्टर। तो क्या इंटरनल फैक्टर है जो हमारी एक्टिव लिसनिंग पे इफेक्ट करेंगे। तो देखो बायसनेस एंड और बोलते हैं प्री कंसेप्शन, यानी प्री कंसेप्शन आप लोग बना लो, पहले से ही बना रखा है, सामने वाला बोल रहा है लेकिन आपने आपके मन में पहले से ही प्री कंसेप्ट है ना, पहले से आपने सोच रखा है उसके बारे में कि ऐसा ऐसा होगा। हम लोग प्री कंसेप्शन अपने बना के नहीं रख लेते लोगों के लिए, अरे ये तो ऐसा ही होगा, विदाउट लिसनिंग टू देम। हम लोग उनकी नहीं सुनते और हम हमेशा पहले से ही खुद का ही परसेप्शन पहले से सामने वाले के लिए बना लेते हैं और किसी चीज़ पे खुद की चलाते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें आ गई। फिर आता है इमोशनल स्टेट। तो देखो अगर आप इमोशनल स्टेट पे हो, है ना, तो ये भी एक्टिव लिसनिंग पे अफेक्ट करता है। यानी आप आपके ही स्टेट में हो, मतलब इमोशनली स्टेट पे हो, तो आप ढंग से नहीं सुनोगे ना उसको, तो ये भी एक एक्टिव लिसनिंग पे इफेक्ट करेगा। फिर आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट, देखो आप सामने वाला बोल रहा है आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हो, तो ये एक्टिव लिसनिंग को ऑफकोर्स अफेक्ट करेगा। वन ऑफ द मेजर फैक्टर है ये, तो जो एक्टिव लिसनिंग को अफेक्ट करता है। फिर आता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। अगर आप अंदर से ही डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है और सामने वाला कुछ बोल रहा है, तो आप उसको नहीं सुन पाओगे, है ना, तो क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हो अंदर से ही, है ना। फिर आता है फटीग और इलनेस। अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, बीमार हो,
तो आप एक एक्टिव लिसनर नहीं बन पाओगे ना। आपका फोकस कहीं पे ही रहेगा, आपके टायर्डनेस और इन सब पे ही रहेगा ना, तो आप उस पर ये अफेक्ट करता है। फिर आता है लैक ऑफ फोकस। अगर आप फोकस्ड नहीं हो, सामने वाले की बात आप अच्छे से फोकस्ड होकर नहीं सुन रहे हो, तो ये एक्टिव लिसनिंग पे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स थे। फिर आता है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो देखो एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आ जाता है कि कौन से फैक्टर्स, जो जैसे इन्वायरमेंट फैक्टर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। तो देखो इन्वायरमेंटल नॉइज़, अगर आप दो लोग कुछ बात कर रहे हो लेकिन पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये एक्टिव लिसनिंग पे इफेक्ट करता है कि सामने वाला ढंग से सुन ही नहीं पा रहा ना, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। फिर आता है स्पीकर्स डिलीवरी, भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। स्पीकर कैसे उस अपना मैसेज डिलीवर कर रहा है, उस पर भी फ़र्क पड़ता है। अगर वो अच्छे से नहीं कर रहा है तो आप कैसे एक एक्टिव लिसनर बन पाओगे, इंटरेस्ट ही नहीं आ पाएगा, है ना। तो स्पीकर डिलीवरी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा ये भी एक बड़ा फैक्टर है, मेजर फैक्टर है, जो कि एक्टिव लिसनिंग पे इफेक्ट करता है। फिर आता है लैंग्वेज बैरियर। अब समझ लो कि लैंग्वेज बैरियर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सामने वाला मराठी और आपको सिर्फ हिंदी ही आती है और उसको हिंदी नहीं आती है, तो एक ये बड़ा फैक्टर है कि आप उसकी सुन ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे कि वो क्या बोल रहे थे। एक लैंग्वेज बैरियर भी बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है एक एक्टिव लिसनिंग पे, जो अफेक्ट करता है। तो देखो जो हमारा टेक्नोलॉजी डिस्ट्रैक्शन है, तो इसका मतलब ये होगा कि देखो जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई, हमारे जो फ़ोन्स आ गए हैं, तो अगर हम लोग कन्वर्सेशन के टाइम पर हम लोग फ़ोन चला रहे हैं, ईमेल चेक कर रहे हैं, फ़ोन चेक कर रहे हैं, मैसेजेस दूसरों को टाइप कर रहे हैं, तो ये क्या होगा ना, ये एक बहुत बड़ा बैरियर है कि अगर आप भाई एक्टिव लिसनर, अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है और आप आपका फ़ोन में ही लगे हुए हो, तो ये टेक्नोलॉजी का बड़ा ही डिस्ट्रैक्शन है। तो ये हम लोगों ने सारे इंटरनल एक्सटर्नल देखी है। जैसे इमोशनल, इंटरनल में जैसे इमोशनल स्टेट देखा कि अगर आप सामने वाला बंदा, मतलब जो लिसनर है, वो ज़्यादा एंग्री है या फिर सैड है या ना अपसेट है किसी चीज़ से, डिप्रेस्ड है, तो वो नहीं, एक एक्टिव लिसनर नहीं बन पाएगा, उसका फोकस तो उस चीज़ पे ही जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर आता है व्हाट आर ग्रीन जॉब्स। ग्रीन जॉब्स क्या हैं और उसके क्या एग्जांपल्स हैं और उसके 2 बेनिफिट लिखो। तो देखो ग्रीन जॉब्स वो जॉब्स होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारे इन्वायरमेंट को, है ना, और जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है ना, इन प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट, है ना, और अपने इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, कि और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल फॉर्म्स जैसे प्रोडक्शन और कंजप्शन में कैसे वो इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट सस्टेनेबल ला पाएँ। और ये बहुत सारे सेक्टर्स में होती है, जैसे वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल में, एनर्जी में, मटेरियल में, है ना, ये सारी चीज़ों में लगती है। अब जैसे बता और बोल सकते हैं हम लोग कि कैसा वर्क करते हैं ये लोग, जैसे ऑर्गेनिक फार्मर्स जो ऑर्गेनिक तरीके से यानी नेचुरल तरीके से फार्मिंग करते हैं, टेक्नीशियंस इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स, जो सोलर पैनल्स लगाते हैं, इको टूरिज्म आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन जॉब्स, है ना। जैसे इको टूरिज्म, जैसे मैंने आपको इको टूरिज्म अभी ऊपर बताया, तो ये सारे ग्रीन जॉब्स के एग्जांपल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में और सस्टेनेबल बनाने में, है ना। अब ग्रीन जॉब्स के क्या बेनिफिट हो जाएंगे भैया, तो ये क्या करेगा, ये ग्रीन हाउस एमिशन जैसे मीथेन हो गया, ई कार्बन डाइऑक्साइड, ये से जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको कम करता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से कितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि जो कितना ज़्यादा हीट हमारी अर्थ पे आ रहा है ना, कितना ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है। फिर क्या करेगा, हमारा जो वेस्ट है, पॉल्यूशन है, उसको कंट्रोल करेगा, है ना। और सबसे पहली बात, हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट और स्टोर करके रखेगा, है ना। और जो क्लाइमेट चेंज हम लोगों ने जितना जो डैमेज कर दिया हमारे इन्वायरमेंट को, तो जिससे जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है ना, तो उसको अडॉप्ट करने में हम लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा व्हाट इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन होता है जो कि एक अंदर से आता है फॉर ताकि एक अंदर से अर्ज होती है, डिज़ायर होती है कुछ करने की, जो अंदर से आती है, और ये हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएँ, और ये क्या लाती है, इट ब्रिंग्स देम अ प्लेजर। ठीक है, तो जो मोटिवेट अंदर से आता है टू डू समथिंग, तो वो क्या है, इंट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आता है, यानी किसी रिवॉर्ड के लिए आ रहा है। ठीक है, कुछ हमको मिल रहा है तो उसके लिए आ रहा है, अर्ज टू डू समथिंग, है ना। अंदर से नहीं आता, ये बाहर का जो मोटिवेशन होता है ना,
ये मोटिवेशन कब मिलता है अपने को, जब हमको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा हो, कुछ इंसेंटिव से आता है। कुछ अगर जैसे समझ लो कि बॉस ने बोल दिया, आप एक एम्प्लॉई हो, बॉस ने बोल दिया कि हाँ आप जो अच्छा वर्क करेगा ना उसको बोनस मिलेगा, ठीक है, तो ये आपको क्या मिला, एक इंसेंटिव मिला, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपको एक मोटिवेशन आ जाएगा कि भैया आप तो वर्क अच्छे से करना ही करना है। तो ठीक है, ये क्या एक्सट्रिंसिक है, जो बाहर के फैक्टर से आता है। जब दूसरा सामने वाला हमको मोटिवेट करे या आप किसी चीज़ से मोटिवेट हो तो ये वो होता है। फिर आता है 19 ब्रीफली एक्सप्लेन सम एडवांस फीचर्स ऑफ वर्कशीट दैट हेल्प्स टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज लार्ज डेटा। अब देखो वर्कशीट हमको क्या, हम कुछ एडवांस फीचर बताओ वर्कशीट के, और वो कैसे हमको हेल्प करता है कि हम लोग लार्ज डेटा को कैसे मैनेज करें, तो वो कैसे हमको हेल्प करता है। तो देखो लार्ज डेटा तो इजीली मैनेज हो जाता है और हैंडल हो जाता है वर्कशीट में, ठीक है। जो डेटा है वो स्टोर होता है हमारे स्प्रेडशीट में, वो कैलकुलेट भी हो सकता है, ठीक है। एडवांस फीचर बता रही हूँ, वो हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली बाय पुटिंग द फार्मूलाज पुट कर है ना। और उसमें बहुत सारा मल्टीपल टाइप्स ऑफ हम लोग कैलकुलेशंस उसमें कर सकते हैं, और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का भी कैलकुलेशन वो कर देता है, और हमको एक्यूरेट डेटा और फास्ट फॉर्म में डेटा वो हमको दे देता है। और हम लोग डेटा को ग्राफिकल फॉर्म्स में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे चार्ट्स हो गया है ना, ग्राफ्स हो गए, और बोल सकते हैं हम लोग हमारे डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, है ना। और हम हमारे डेटा में अगर ताकि प्रोटेक्शन भी लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, ताकि कोई दूसरा हमारी फाइल में मतलब जो अगर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो, ठीक है। तो और हम लोग हमारी वर्कशीट में वेरियस फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, जैसे फॉन्ट साइज बदलना, कलर, और ये सारी चीज़ें आ जाती है फॉर्मेटिंग में। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो वर्कशीट है वो प्रेजेंटेबल लगे। तो ये कुछ एडवांस फीचर्स हैं हमारी वर्कशीट के, ठीक है। फिर आता है हमारा 20 मेंशन अ फ्यू वेज इन विच यू वुड हेल्प समवन टू ओवरकम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कुछ वेज बताओ, कुछ तरीके बताओ जिससे आप सामने वाला जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है सामने वाले को, तो उससे आप उसको ओवरकम करा पाओ, है ना। तो ऐसा है कि तो उसके साथ बात करो ताकि, और उसको इनकरेज करो कि वो उसकी फीलिंग्स जो है वो आपसे शेयर करे, है ना। उसको इतना ज़्यादा कंफर्टेबल बना दो कि वो आपसे आप उसकी फीलिंग्स शेयर करे। उसको इनकरेज करो कि भाई तू ये वाला फिजिकल वर्क कर ताकि आपकी फिजिकल हेल्थ सही रहे। उसको फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने के लिए मोटिवेट करो, है ना, इनकरेज करो। उसको सजेस्ट करो कि वो मेडिटेशन करे, है ना। बहुत सारी स्टोरीज, सक्सेसफुल मैन की स्टोरीज बताओ ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस आ पाए, है ना, ताकि वो जो भी उनकी जो भी उनकी अभी प्रॉब्लम चल रही है, यानी जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उससे वो ओवरकम कर पाए, है ना, ताकि वो उनको, अब जैसे आप लोग सक्सेस स्टोरीज लोगों की सुना होगे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो उनकी जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर पाएंगे, है ना। जो उनकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है उसको हैंडल कर पाएंगे। और उनको हॉबीज़ जैसे कि म्यूज़िक में इंगेज करो, डांस में इंगेज करो, पेंटिंग में इंगेज करो, और बहुत सारी चीज़ों में उनको इंगेज करो जिनको उनको बहुत ज़्यादा शौक है उन चीज़ों का, उसमें इंगेज करो, है ना। और उनको इनकरेज करो कि वो पॉजिटिव सोचे और प्रेजेंट में जिए, फ्यूचर का ना सोचे, पास्ट का ना सोचे, प्रेजेंट में जिए और खुश रहें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी कि एक पर्सन को हम ओवरकम करा सकते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से। तो अब 21 आता है, वाइल यू आर अटेंडिंग अ वर्कशॉप और मीटिंग। अगर आप एक वर्कशॉप और मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो हाउ वुड यू कंट्रीब्यूट एज एन एक्टिव लिसनर। तो आप एक एक्टिव लिसनर होकर कैसे उसमें कंट्रीब्यूट करोगे। तो देखो आपको पता है हम लोगों ने एक एक्रोनियम याद किया था, रिस्पेक्ट, है ना। तो जो कि क्या करता है, इंश्योर करता है एक्टिव लिसनिंग को। तो अब देखते हैं रिस्पेक्ट क्या मतलब इसका क्या मतलब है। तो देखो आर से रिस्पेक्ट का पहला वर्ड जो है आर, तो इसका क्या है, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस दैट हमारा लिसनिंग, यानी आर से मतलब होता है रिमूव डिस्ट्रैक्शन। क्या बोलोगे, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। ये क्या करेगा, एंश्योर करेगा एक्टिव लिसनिंग को। अब जैसे डिस्ट्रैक्शन, जैसे टेलीविज़न चल रहा है और आपकी जो फ़ोन है ना, उसकी वॉल्यूम आप कम कर दो, है ना, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो अगर आप, ताकि बार बार अगर फ़ोन आ रहा है तो आप डिस्ट्रैक्ट ना हो पाओ, है ना।
तो बार बार जो आप वॉच को जो बार बार आप टाइम देखते हो वो ना देखो, तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, है ना। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन हटाओगे तो एक्टिव लिसनिंग कर पाओगे अच्छे से, है ना। तो सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ बंदा कॉन्सेंट्रेट होके सुन रहा है। फिर आता है आई कॉन्टेक्ट। तब जो स्पीकर बोल रहा है ना तो उससे आई कांटेक्ट करो, सुनते टाइम आप उससे आई कांटेक्ट करो तो सामने वाले को भी कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा और उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि यार सामने वाला बंदा मेरी सुन रहा है, तो वो और अपनी फीलिंग्स को शेयर करेगा तुम्हारे साथ। फिर आएगा एस से शो दैट यू आर लिसनिंग। अब आप सुन तो रहे हो तो आप उसको कैसे बताओगे कि आप सुन रहे हो, तो आपके गेस्टर्स से उसको बताओ, कुछ सिग्नल दो कि आप सुन रहे हो, उसको सिग्नल दो कि आप सुन रहे हो, है ना। उसको शो करो कि हाँ भाई मैं अच्छे से सुन रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है कि पी से आता है पे अटेंशन एंड फोकस ऑन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। अब देखो पी से पे अटेंशन है ना, सिर्फ दिखाना ही नहीं है कि दिखावा ही नहीं करना है कि हम लोग सुन रहे हैं, उस पर अटेंशन भी देनी है कि सामने वाला बंदा क्या बोलना चाह रहा है ना। फिर आता है ये आ जाता है हमारा कि जो सामने वाला सिचुएशन बता रहा है ना, जो सामने वाला फीलिंग जिस फीलिंग से वो गुजर रहा है ना, तो उसको उसको ना अपनी सिचुएशन मतलब एक बार इमेजिन करो कि आप अगर वहाँ होते तो आपको कैसा लगता, है ना। उसकी एक्सपीरियंस करो, उसकी जो सिचुएशन है उसको एक्सपीरियंस करो और फिर आपका व्हाट इट वुड बी लाइक टू बी इन दैट पर्सन सिचुएशन। आप कैसे रहते, आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो उस सिचुएशन में, तो आप रख कर देखो अपने आप को उस सिचुएशन में, ठीक है। फिर सी से आ जाएगा क्लैरिफाइंग डाउट्स। आप अपने डाउट्स क्लैरिफाई करो, क्वेश्चंस पूछो, क्रॉस क्वेश्चन करो, तो सामने वाले को लगेगा यार भाई सामने वाला बंदा सुन रहा है, वो मुझसे क्रॉस क्वेश्चंस कर रहा है ना। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो अब आप कैसे मतलब बताओ, जैसे हमारा टू वे कम्युनिकेशन तो नहीं हो पा रहा है बट हम कमेंट्स में तो कम्युनिकेट करते हैं ना थोड़ा बहुत, तो आप मेरे को कैसा लगेगा कि भाई बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, मेरा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग मुझसे कमेंट करते हो, क्रॉस क्वेश्चन करते हो, तो मेरे को लगता है नहीं यार सुन रहे हैं। तो ये क्लैरिफाई डाउट्स, क्रॉस क्वेश्चन करना, तो ये क्या होगा, इंश्योर करता है कि आप एक्टिव लिसनर हो। फिर आता है टी से कि ट्यून योरसेल्फ टू द टाइमिंग ऑफ द स्पीकर, यानी पहले स्पीकर को फिनिश कर लेने दो, वो क्या बोल रहा है पूरी स्टोरी उसको सुना देने दो, सिचुएशन जो वो बोल रहा है वो पूरा कंप्लीट कर लेने दो, फिर रिस्पॉन्ड करो। बीच बीच में ऐसे इतना भी मतलब उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है कि बीच बीच में ऐसे आप उसको डिस्ट्रैक्ट करके क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। तो एक बार उसको हो जान दो, फिर आप क्वेश्चंस मतलब फिर रिस्पॉन्स करो, ठीक है। तो यही सब ये थे हमारे रिस्पेक्ट एक्रोनियम, ये याद रखना जिससे हम लोग हमारे इंश्योर होता है कि हम लोग एक्टिव लिसनर हैं। फिर आता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन द डेटा इन अ वर्कशीट, हाउ इट इज़ हेल्पफुल। अब देखो जो हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है कि वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी कैलकुलेशंस कर लेता है वर्कशीट में, है ना, ऑन अ डेटा इन अ वर्कशीट, तो ये कैसे हेल्पफुल है। तो देखो ये क्या कर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमको कैसे हेल्पफुल है, तो भैया बहुत हेल्पफुल है। ये क्या करेगा, हमको बहुत कैलकुलेशन हमारा फास्टर कर देता है, ईजियर कर देता है और हमको एक्यूरेट कैलकुलेशन देता है, और इसमें हम लोग बहुत सारा डेटा का कैलकुलेशन एक साथ कर सकते हैं। और तो वो स्प्रेडशीट क्या करेगा, हमको बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और फास्टेस्ट रिजल्ट देगा हमको, ठीक है, बाय पुटिंग फार्मूलाज, है ना, ये सारी चीज़ें। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा वो कैलकुलेट कर सकता है विथ लीस्ट एरर, बहुत कम एरर्स में वो कंप्लीट करता है, ठीक है। और इसमें ये वाली फैसिलिटी भी होती है कि हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हमारे डेटा को, ठीक है। और बोल सकते हैं कि हम लोग हमारे जो डेटा है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, उसको हम लोग ग्राफ्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और हम लोग फार्मूला लगा के ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस कर लेते हैं, ठीक है। फिर आता है लिस्ट द सेक्टर्स फॉर ग्रीन जॉब्स। अब क्या ग्रीन जॉब सेक्टर्स बताओ, कहाँ कहाँ ग्रीन जॉब्स हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे सेक्टर्स पढ़ाए थे, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टूरिज्म हो गया, रिसाइकलिंग हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, है ना, फार्मिंग सेक्टर में भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे सेक्टर्स थे। फिर आता है हमारा 24। तो 24 क्या बोल रहा है कि क्या डिफरेंट टेक्निक्स एक एंटरप्रेन्योर को यूज़ करनी चाहिए ताकि वो क्रिएटिविटी उसके प्रोडक्ट में ला पाए। तो देखो सबसे पहला है कि मेक प्रोडक्ट कॉस्ट एफिशिएंट, यानी कॉस्ट वर्दी प्रोडक्ट बनाओ, कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए। यानी अगर किसी बंदे ने, कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट लिया है तो उसको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं भाई ये प्रोडक्ट कॉस्ट वर्दी है, यानी
मतलब कम, मतलब पैसे भी जितना पैसा लगा है उतना इसका यूज़ भी है, यानी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है वो प्रोडक्ट। यानी बोलते हैं ना कि यार पैसा काम आ गया, यानी सही जगह पैसा लगा दिया, यानी सही अच्छा प्रोडक्ट मिला। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, हम लोग हमारे मम्मी पापा को बोलते हुए सुना होगा, प्रोडक्ट तो कॉस्ट वर्दी है भाई। तो ये वो चीज़ है। तो प्रोडक्ट को ऐसा बनाओ कि जो उसकी कॉस्ट भी ऐसी, प्रोडक्ट को ऐसा बनाओ और उसकी कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग रखो, ज़्यादा कॉस्ट ना हो, कॉस्ट भी उसके अकॉर्डिंग ही हो, है ना। फिर आता है मेक वेरिड कॉम्बिनेशंस, यानी इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ को, रिसोर्सेज को, स्ट्रेटजीज को कंबाइन कर कर हम लोग कैसे एक इनोवेटिव आइडिया क्रिएट करें और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक न्यू तरीके की बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। तो ये वो होता है कि नई नई चीज़ें लाओ, है ना। फिर आता है मेक इट अडेप्टेबल फॉर डिफरेंट सिचुएशन। अब वो प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि जो दूसरे चीज़ में भी काम आए, है ना, दूसरी सिचुएशन में भी काम आ जाए। फिर आए मॉडिफाई द प्रोडक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, उसको थोड़ा और इन्हांस करो, है ना। फिर आता है पुट प्रोडक्ट टू अनदर यूज़, यानी हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसको, वो प्रोडक्ट को हम लोग दूसरे यूज़ में भी ले सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक क्रिएटिव प्रोडक्ट एक एंटरप्रेन्योर बना सकता है, ठीक है। तो यही हमारे 24 थे सारे PYQs, हम लोगों ने सारे PYQs भी कर लिए हैं। तो हमारा पार्ट ए और पार्ट बी का सारा PYQs का भी सेक्शन पूरा ख़त्म हो गया। अब हमारा क्या बचा है, अब हमारे सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मैं आपको अभी एक स्ट्रेटेजी वीडियो लाने वाली हूँ 2 दिन का, कैसे आप लोग कैसे मैनेज करोगे। और अभी जल्द ही आपको 1 शॉट वीडियोज़ आना चालू हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कम टाइम है तो आपको 1 शॉट वीडियोज़ देख के करना है। वो सारे स्ट्रेटेजीज मैं अभी आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। सो बिल्कुल भी इतना डरना मत कि दी वीडियोस नहीं आ रहे या कुछ, वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ, इट टेक्स टाइम, ठीक है। मैं वीडियोस बनाते जा रही हूँ और अपलोड भी करते जा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियोस देखते जाना। अभी तो आपका इंग्लिश का पेपर होगा तो अभी आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे, बट जैसे ही अगर आपको इंग्लिश का पेपर दे के आ जाओ तो तब भी आप लोग ये वीडियोस दे सकते हो। मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगी, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे, ठीक है, और जल्दी ये सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे और योगा का बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए डो नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।